वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हमारा चैप्टर कौन सा शुरू है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और इसमें हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए? दो टॉपिक्स। हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा हमारा चल रहा है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम पढ़ लिया हमने सेंटर ऑफ मास। तो हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशन पढ़ रहे हैं। और इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? रोटेशनल मोशन। तो ये था किसके लिए ट्रिक जो हमने ये सर्कल वाला किए थे, अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था मैंने और इसमें यहाँ दो पार्टिकल्स थे ऐसे और यहाँ पॉइंट P नाम दे दिया था हमने। इसके पास वेलोसिटी थी 2v और इसके पास वेलोसिटी थी v और ये पार्टिकल्स रेस्ट्रिक्टेड थे। उनको जरूरी था कि मूव होना सर्कल में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालने के लिए बोला था कि आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट P, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर आया था हमारा? टू कोलिजन्स, राइट। तो इसमें आया था आंसर आफ्टर टू कोलिजन्स, ये हमारा आंसर आया था। और इससे मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको। अभी मैं इसके आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से समझ लो। शॉर्ट ट्रिक में दो ही स्टेप्स है। तो इसमें है स्टेप 1। स्टेप 1 है आपका ये जो भी नंबर रहेगा वो नंबर देखना है, लेटर नहीं देखना है। लेटर तो v है वेलोसिटी, लेकिन इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं, मतलब 1 है और इसके पास क्या है? नंबर 2। तो ये जो दोनों नंबर्स रहेंगे, ये दोनों नंबर्स आपको लीस्ट रेशो में निकालना है। लीस्ट रेशो मतलब क्या है, देख लो। यहाँ पे तो 1 है और यहाँ 2 है, ये लीस्ट रेशो ही है। अब अगर ये वेलोसिटीज होता 4v और ये 8v, तो अभी ये लीस्ट रेशो में नहीं है। लीस्ट रेशो मतलब अगर ये 4:8 होता तो ये आपको डिवाइड कर लेना है, 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका भी रेशो कितना आ जाएगा? 1:2। इसका मतलब अगर 4v और 8v रहा तब भी आंसर सेम आएगा। कितने कोलिजन्स? 2 कोलिजन्स। अगर यहाँ पे 6v रहा और 12v रहा तो भी आंसर सेम आएगा, 2 कोलिजन्स। क्योंकि यहाँ पे आपको ये रखना जरूरी है, रेशो लीस्ट रेशो लेना जरूरी है। ये ट्रिक है, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 है ट्रिक का। आपको करना क्या है, ये जो भी लीस्ट रेशो में नंबर्स आएंगे ये नंबर्स को ऐड करना है और उसमें से -1 कर देना है, तो वो आपके नंबर ऑफ कोलिजन्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या थे, 1 + 2 कितना? 3 और उसमें से एक कम कर दो 2। तो यहाँ पर आफ्टर 2 कोलिजन्स दे विल मीट अगेन एट पॉइंट P। अब देखो इसमें अगर दूसरा प्रॉब्लम आया कुछ ऐसे, ये स्टेप 2 यहाँ लिख दिया हमने, ये स्टेप 2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और बाद में उसमें से एक कम कर देना है। तो आप बोलेंगे ये 1 ही प्लस करे थे, बाद में 1 ही क्यों माइनस कर लिए? तो हर बार 1 नंबर देना जरूरी नहीं है। तो अब देखो यहाँ एक छोटा प्रॉब्लम लिख लेता हूँ मैं। अब ये सर्कल है हमारा और यहाँ पे ये ऐसा दिया हुआ है 3v और यहाँ दिया हुआ है 2v। क्या ये लीस्ट रेशो में है? यस। अब इसका पहला स्टेप है 2:3। अब ये कोई भी टेबल में नहीं आते एक दूसरे के। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करो, 2 + 3 और एक कम कर दो, क्या आंसर आएगा? 4। तो इस केस में ये जो दो पार्टिकल्स रहेंगे ये कितने कोलिजन के बाद मिलेंगे? 4 कोलिजन के बाद, 4 कोलिजन। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे दूंगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये करके बताओ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लूँ 5v और यहाँ पे ले लूँ मैं 15v, तो बताओ आंसर क्या आएगा? एग्जांपल है हमारा कुछ ऐसा। क्या एग्जांपल दिया था मैंने? यहाँ पर 3v और यहाँ पर 2v और ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स है। अब आपको स्टेप्स मालूम है तो इसका आंसर निकालो कितना आएगा। आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट? 4 कोलिजन्स। कैसे आया 4? दोनों लीस्ट रेशो में, 2 और 3 लीस्ट रेशो में, दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर दिया, आ गया आंसर कितना? 4। अब यहाँ पे चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं और एक। तो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे है 10v और यहाँ पे है 30v। 3 पहले दोनों का रेशो निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1:3। 1 + 3 4 4 - 1 3। तो आफ्टर 3 कोलिजन्स दे विल मीट अगेन। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर आने तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? चलो एक लास्ट एग्जांपल इसका। यहाँ पे है 5v और यहाँ पे है 15v। क्लियर है ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ट्रिक लगाओ आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो भी अब लिखा हुआ है ये आपको साथ ही साथ लिख लेना है, ठीक है। या फिर एक काम करेंगे कि लास्ट में फोटोज लेके डाल दूंगा मैं, चलेगा? चलो ठीक है भाई।
बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स आए थे डाउट्स लेकर, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद एनर्जी लॉस कोई कोलिजन में होती है, कोई कोलिजन में नहीं होती है। कौन से कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होती है? इलास्टिक कोलिजन। और एनर्जी लॉस सबसे ज्यादा कौन से कोलिजन में होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक। और इनके बीच में कौन है? इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको ये निकालना है, अब देखो इसमें स्पेशल केस है शॉर्टकट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशल केस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब वो क्वेश्चन क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पे। तो क्या है स्टेटमेंट ये? अ बॉल ऑफ मास है मूविंग विद द स्पीड u अंडरगोस हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन का मतलब एक डायमेंशन में, एक लाइन में, एक एक्सिस में। एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। अब ये दो हाथ से क्यों बता रहा हूँ मैं? एक्सिस तो एक ही हाथ से, दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, कोलिजन होना है तो दो ऑब्जेक्ट लेंगे। एक ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या है, यहाँ पे एक बॉल का मास कितना है? m, और दूसरे बॉल का मास कितना है? n इंटू m। अब इसका क्या मीनिंग है? n टाइम्स ऑफ m। तो इसका एग्जांपल है, मान लो एक मास है 1 kg, तो दूसरा मास है 5 kg, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना? 5। कि 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 kg। दूसरा एग्जांपल, फर्स्ट मास है 3 kg, सेकंड मास है 27 kg, तो n कितना? 9। n9 3 1 जा 3 9 जा 27, तो n इज इक्वल टू 9 आ गया यहाँ पे। तो ये n है आपका। और स्पेशल केस देखो क्या है, सेकंड मास किधर है? रेस्ट पे है। मतलब फर्स्ट मास मूव हो रहा है ऐसे और सेकंड मास रेस्ट पे है, ये आके इसको टकराया तो ये दोनों आगे जाएंगे फिर कुछ स्पीड से। तो यहाँ पे हमको दो फॉर्मूले देखो क्या है। एक तो है फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है? आपने सुना होगा मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो मनी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो रहा है। और इंडिया ये पहला देश है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस यूपीआई पेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, ट्रांसफर मतलब इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, ठीक है। अब मान लो पहले ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल्स, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर कर देंगे वो एनर्जी, मान लो उसका आंसर आया 30 जूल्स, तो उसके पास बची कितनी काइनेटिक एनर्जी? 70 जूल्स। ऐसा कौन से कोलिजन में ट्रू है? इलास्टिक कोलिजन में। क्योंकि अभी हम क्या बता रहे, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई क्या? पहले भी 100 थी, बाद में भी 100 ही है। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन के बारे में, और यहाँ भी लिखा है कि ये कोलिजन कौन सा होने वाला है? ये इलास्टिक कोलिजन होने वाला है। ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए, इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए नहीं है। तो अब इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे हम। तो ये है एनर्जी ट्रांसफर्ड, मतलब ये एनर्जी किसको मिल गई? सेकंड वाले मास को मिल गई। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे n इंटू m, ये सेकंड मास नॉर्मली हैवी होगा या लाइटर होगा फर्स्ट मास से? हैवी होगा। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू डाल दूं 1/2 तब लाइट मास हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली इसमें हैवी मास दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल्स बताया, पहला 1 kg, दूसरा 5 kg, तो सेकंड वन इज हैवियर देन फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल्स आने वाले हैं आपको, ठीक है। अब चलो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, यही एग्जांपल ले लो ये वाला, और इसका बताओ आंसर क्या आएगा। हाउ मच एनर्जी फ्रॉम 1 kg बॉल इज ट्रांसफर्ड टू द 5 kg बॉल। तो n की जगह क्या रखना है आपको? 5 रख देना, रख दो यहाँ पर 5, आंसर आ जाएगा 4n/n+1 होल स्क्वायर। तो क्या पुट करो इसमें वैल्यूज, तो यहाँ आंसर आएगा 4 × 5/5 + 1 का 5 + 1 का स्क्वायर, 4 × 5 20/5 + 1 6 का स्क्वायर 36। इसको रेशो करो 5/9 5/9 देगा। कर लेता हूँ मैं, 2 10 2 18 हाँ 5/9, ठीक है। तो मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी किसको चली गई? सेकेंड वाले को चली गई। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास टोटल एनर्जी थी 90 जूल्स, तो कितना पार्ट गया सेकेंड ऑब्जेक्ट? 5/9 × 90,
तो क्या आंसर आएगा 50 जूल्स। तो सेकंड वाले को कितनी चली गई 50 जूल्स। तो फर्स्ट वाले के पास कितनी बची 40 जूल्स। और इसी को बोला जाता है अगर ऐसे नहीं निकालना है डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है रिटेन्ड। रिटेन का मतलब क्या होता है कि बची इसके पास, इसने कुछ दे दिया कुछ चीज इसके पास बची, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है n-1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है n-1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर। और n क्या है ये n, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ उसको आपको इसमें फिट करना है, लगाना है। तो पहला मास है 2 kg और दूसरा मास है 3 kg। अब n की वैल्यू क्या, अब n की वैल्यू क्या रखेंगे, अब हमको पुट करना है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू पुट करने के लिए पहला नंबर 1 होना चाहिए या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको देखो यहाँ पर हमने क्या किए थे, इसको 9 कैसे आया था, दोनों जगह डिवाइड बाय 3 कर दिया हमने। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 9। तो ये 1 रहना जरूरी है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, ये 5 था तो आंसर 5 आ गया था। अब यहाँ पे भी 1 चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2। तो n कितना आ गया 3/2। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मल्टीपल होना ही चाहिए, वैसे मल्टीपल ही आएगा, लेकिन अगर मल्टीपल नहीं रहा तो आपको मालूम होना चाहिए क्या करना है। क्लियर है। अब n की वैल्यू 3/2 रख दे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कुछ डाउट है? तो चलो इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड्स में कैसे पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। तो इस पे का क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा, अब ये आपको ट्राई करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बॉडी A of mass 4m is moving with a speed u collides with another body B of mass 2m। अब देखो खास बात, इसमें कौन सा मास बड़ा है, पहला वाला बड़ा है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपको बस n की वैल्यू निकालना है। At rest the collision is head on and elastic in nature. After the collision the fraction of kinetic energy lost by the colliding body A। इसका क्या मतलब है, ये दोनों टकराए तो पहले वाले से लॉस कितनी हुई, खत्म कितनी हुई। इसी को मैं दूसरे वर्ड में बोल सकता हूँ कि कितनी एनर्जी उसने दे दिया, क्योंकि इसके पास से जितनी जाएंगी तो वही तो लॉस हुई इसके पास से। लॉस मतलब क्या है, इसके पास से चली गई एनर्जी वो। मान लो मेरे पास 100 रुपए और मैंने 30 रुपीज ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफर करने को मैं क्या बोल सकता हूँ कि 30 रुपीज इज लॉस्ट फ्रॉम माई अकाउंट। हालांकि लॉस का मतलब अलग होता है, घूमना, घूम जाना, लेकिन यहाँ पर घूम जाना है क्या, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 4n अपॉन n+1 का स्क्वायर। तो अब n निकालो, इसमें n कितना आएगा, इसमें 1/2। तो रख दो n इसमें, कौन से फॉर्मूले में, 4n अपॉन n+1 का स्क्वायर। और देखो क्या आंसर आता है। ऑप्शन बी का कुछ आ रहा है क्या आएगा, देखो ऑप्शन में का 8/9। तो 8/9 इज द करेक्ट आंसर हियर, 8/9 ऑप्शन बी। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूले में रखना है, n की वैल्यू 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा ये जो ऑब्लिक कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रह गया था, हालांकि हमने कल पढ़ी थी ये चीज, लेकिन इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में कौन से दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक तो फ्लोर था और दूसरा बॉल था। ठीक है, इसमें कौन सा मोशन में था, बॉल मोशन में था और फ्लोर रेस्ट पे था। तो यहाँ बना लेते हैं हम डायग्राम इसका फिर से। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे जल्दी से। तो ये इधर बॉल है और ये इधर आया, और कैसे आया, कोलाइड होकर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बनाए थे, फिर एक नॉर्मल बनाए थे कुछ ऐसी, राइट। और यहाँ एंगल को क्या नाम दिया था, ये एंगल था थीटा और ये एंगल था फाई। अब ये हमेशा थीटा और फाई होना जरूरी नहीं है, ये थीटा अल्फा भी हो सकता है, अल्फा बीटा भी हो सकता है, बीटा गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मेरे को बताओ एक चीज कि यहाँ पे ये आने वाली वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी, और जाने वाली वेलोसिटी v। और यहाँ पे हमने जब ये फ्लोर रेस्ट पे है
तो इसमें एक स्पेशल केस निकाला था हमने, V इज इक्वल टू EU। E क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट। तो अब देखो यहाँ से आगे बढ़ना है, तो हमको क्या करना है, कंपोनेंट्स निकालना है। कंपोनेंट्स क्यों निकालना है? क्योंकि ये ऑब्लिक कोलिजन है। अगर ये स्ट्रेट कोलिजन होता तो कंपोनेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ y एक्सिस में होता। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे निकालते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो ये देखो कंपोनेंट्स, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा। तो अब मेरे को बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? थीटा है। और ये वेलोसिटी u है तो ये वाला कितना हो जाएगा? u cos थीटा। थीटा को चिपक करें तो cos कंपोनेंट आने वाला है। तो इधर कौन सा आएगा? u sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर भी वैसे ही दो कंपोनेंट्स लिख लेंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर। अब ये एंगल, ये वाला फाई है तो ये वाला भी फाई है, तो ये ऊपर कौन सा आएगा? v cos फाई। और इधर कौन सा आएगा? sin फाई। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, ये वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से कोलिजन हो रहा है? y, x वाला या y वाला? y वाले की वजह से हो रहा है। तो x एक्सिस में इस कंपोनेंट की वजह से कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। तो x एक्सिस में अगर वो कंपोनेंट की वजह से कोलिजन ही नहीं हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये x कंपोनेंट इज इक्वल टू, ये x कंपोनेंट तो मैं क्या लिखूंगा? u sin थीटा इज इक्वल टू v sin फाई। क्या ये क्लियर है? अब देखो आगे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू e टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा फाइनल वेलोसिटी है v cos फाई। अब ये cos वाला राइट में लिख रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ v cos फाई इज इक्वल टू e टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आपको एक सिंपल काम करना है। क्या काम करना है? ये दोनों का रेशियो ले लेना है। तो देखो रेशियो लेने के बाद क्या आएगा आंसर? यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा? u कैंसिल, यहाँ पे v कैंसिल, तो बचा क्या? sin थीटा पर cos थीटा, tan थीटा। और ये नीचे क्या बचा हुआ है? e बचा हुआ है। और इधर sin फाई पर cos फाई। तो यही फॉर्मूला हमने कल निकाले थे। क्लियर हो गया अभी? अब इस पे से क्वेश्चन कैसे आएगा? तो इसका आपको एक e वैल्यू दे देगा और एक थीटा वैल्यू दे देगा, बोलेंगे निकालो आंसर। तो दूसरा आंसर निकाल सकते फिर। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब ये इस पे का क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। सेम फॉर्मूला, सब सेम है। लगा तो फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो लिख लो यहाँ पे कि आपने क्या किए, कैसे आंसर निकाले। तो वो देख लो अच्छे से, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई जो x एक्सिस में थी। x एक्सिस में ये वेलोसिटी थी और ये वेलोसिटी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और y एक्सिस में कैसा चेंज हुआ? इधर का जो था उसका इधर का कैसा आंसर आया? उसको किससे मल्टीप्लाई किए? e से बस मल्टीप्लाई कर दिए। हम ऐसे भी बोल सकते कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू e इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ये कौन से एक्सिस में है? ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर y। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये देखो कॉन्सेप्ट दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन जब आएगा तो विद इन 10 सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? ये देखो इधर, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और ये डायग्राम दिया हुआ है, ऑप्शंस भी आपके सामने है। फिर देखो क्वेश्चन क्या है ध्यान से। इन द फिगर शोन अ स्मॉल बॉल हिट्स obliquely a smooth and horizontal surface with a speed u whose x and y components are indicated। x कंपोनेंट कितना है? 2 मीटर और y कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, if the coefficient of restitution is 1/2, मतलब ये क्या दिया है? ये e की वैल्यू दिया है हमको, कितनी दिया है? 1/2। then its x and y components vx and vy just after collision are। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? तो यहाँ पर ये 2 वेलोसिटी है तो vx भी कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। हो गया आंसर, आधा ऑप्शन तो आ गया। vx का आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। vy कैसा निकालेंगे? e इंटू uy, ये अभी अभी देखा था हमने। तो e कितना है? 1/2। uy कितना है? 4। हो गया आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन को ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स के सर्वे में बताया गया था कि ये बहुत टफ क्वेश्चन था। क्या टफ है इसमें? क्लियर है? क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, एक्स वाला सेम, वाई वाले को ये फॉर्मूला लगाओ, आ गया आंसर। ठीक है,
इसको अलग अलग तरीके भी है दूसरे तरीके सॉल्व करने के, लेकिन वो तरीकों में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगता है, तो हम कौन सा यूज करेंगे हमेशा, जो इजी हो। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्लिक कोलिजन ही पढ़ना है, लेकिन अब ऑब्लिक कोलिजन में एक बॉल और एक बॉल नहीं रहेगा। अब ऑब्लिक कोलिजन में एक दोनों बॉल्स रहने वाले हैं। अब दोनों बॉल्स का ऑब्लिक कोलिजन का क्या मीनिंग है, तो इसका जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था कैरम बोर्ड, मानो मैं कैरम बोर्ड का, तो कैरम बोर्ड में फिर से मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ कैरम बोर्ड का। तो मान लो ये आपका कैरम बोर्ड है, ठीक है, और इस पे ऐसे कुछ लाइंस बने हुए हैं। अब ये थोड़ा सिलिंड्रिकल शेप का होता है, मान लो ऐसा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे स्ट्राइकर रखा है, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे अब ये वाली है, इसकी वैल्यू कम रहती है थोड़ी सी, व्हाइट वाली की वैल्यू ज्यादा रहती है और रेड वाली की सबसे ज्यादा। रेड वाली क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमारा ऐसा एक पॉइंट रखा है, ये स्ट्राइकर रखा है। अब मैंने क्या किया, स्ट्राइकर को थोड़ा सा इधर हटाया, ठीक है, स्ट्राइकर को मैंने क्या किया, थोड़ा सा इधर हटा दिया ऐसे ऐसे, और मैंने अब इसको हिट किया ऐसे, ठीक है। तो अब जब इसको मैंने हिट किया, क्या ये हेड ऑन कोलिजन है? अभी मेरे को बताओ, जब ये हिट होगा तो क्या दोनों पार्टिकल्स मोशन में? नो, नहीं, ये कॉइन तो रुकी हुई है ऊपर, ब्लैक कॉइन, और नीचे सिर्फ स्ट्राइकर जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्राइकर जो मूव हो रहा है, तो ये दोनों एक लाइन में रखे हुए क्या? एक लाइन में, मतलब एक के सामने एक। तो ये थोड़ा सा इधर है, ज्यादा भी नहीं इधर, क्योंकि ज्यादा इधर रहा तो ये सीधा से चल जाएगा, थोड़ा सा इधर है। ऐसा है कि अब इसको कट लगने वाला है, और कट लगेगा तो फिर से दोनों सीधे सीधे जाएंगे क्या? नहीं, अब ये कुछ इधर जाएगा और ये कुछ इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा ऐसे, इसीलिए तो कट मार दिया, यहाँ पे पॉकेट में जाना चाहिए हो। तो ऐसे टाइप के कोलिजन को बोला जाता है ऑब्लिक कोलिजन। अब ये तो एक स्पेशल केस था जिसमें वन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग एंड अनदर ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों भी मूविंग हो। तो हम देखेंगे जब दोनों मूविंग है तो ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, और इसमें ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसको बोलते हैं? इम्पैक्ट ये टकराव के लिए, कनेक्शन के लिए एक और वर्ड है, ठीक है। जैसे इसको अगर हिंदी में मैं कन्वर्ट करूँ, ट्रांसलेट करूँ, तो इसको बोलते हैं प्रभाव, असर, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट मतलब टकराने को बोलेंगे हम। इसको और एक वर्ड आया था आज डाउट सेशन में, क्या आया था? इम्पिंज। ये भी एक वर्ड आया था कोलिजन के लिए, और एक इम्पिंज। तो इसका भी मीनिंग क्या है? कोलिजन ही है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में जो वर्ड यूज होते हैं वो आपके क्वेश्चंस में भी ऐसे ही आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, और एक डायग्राम इसका ऑब्लिक कोलिजन था। अब ये ऑब्लिक कोलिजन का डायग्राम तो ऐसा है, एक स्फीयर ऐसा है और दूसरा स्फीयर रखा हुआ है इधर ऐसे, और ये दोनों मूव हो रहे हैं। कैसे? दोनों की हमको वेलोसिटी एक्स एक्सिस में दी गई है, स्ट्रेट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है। अब फिर से वही केस, सेम केस, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए? फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, ताकि कोलिजन होना है तो कोलिजन होगा ही नहीं। तो इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, ये समझना सबसे जरूरी है। ये समझा तो ही ऑब्लिक कोलिजन समझेगा, नहीं तो ऑब्लिक कोलिजन नहीं समझने वाला है, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखो क्या होता है। तो जब कोलिजन होगा तब आपको ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाना है। तो मान लो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे है सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो ये ऐसा कुछ कोलिजन हुआ इनका, ठीक है, ऐसा कोलिजन हुआ। अब एक गेम आता था मोबाइल में, पहले आप लोगों ने खेला होगा कि नहीं पता नहीं, फ्रूट स्लाइस। तो ये फ्रूट स्लाइस में आप ऐसा कट करते थे कैसे भी, तो इसमें आपको ऐसा कट करना है कि वो सिमेट्रिकली कट हो, मतलब इसके जो दो हिस्से बने वो दोनों हिस्से इक्वल दिखे, मिरर इमेजेस दिखे। तो आप इसको बताओ कैसा कट करेंगे? क्या इसको ऐसा कट करेंगे? नहीं। इसको हॉरिजॉन्टल ऐसा कट करेंगे? नहीं। इसको ऐसा कुछ कट करना पड़ेगा, तो ये नीचे का और ऊपर का हिस्सा सेम होने वाला है। तो ये लाइन आपको हमेशा बनाना है,
और इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब इसका ऑफिशियल डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज द लाइन थ्रू द मास सेंटर्स ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स। कुछ भी नहीं समझा तो हमारे नॉर्मल तरीके समझने के लिए ऐसी एक लाइन बनाना है। ऐसी लाइन मतलब कैसी लाइन कि उससे दोनों इससे इक्वल दिखे, मिरर इमेजेस दिखे, सिमेट्रिक बन जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे भी वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा। अब ये देखो, ये जो वेलोसिटीज है, अब हमको इनके बनाना है कंपोनेंट्स। तो फिर से कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। एक बनेगा आपका अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और दूसरा किधर बनेगा? जब भी हम 2 कंपोनेंट्स बनाते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स का एंगल एक दूसरे से कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। तो एक रहेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, दूसरा रहेगा परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये क्लियर है? तो ये देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसके कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट इसका बनेगा इधर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और दूसरा कंपोनेंट बनेगा कहीं तो यहाँ पे। तो ये रहेगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये क्लियर है? अब यहाँ मान लो कुछ तो एंगल बना ये थीटा, फिर से कंपोनेंट्स निकालो। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना रहेगा? u1 cos थीटा और इधर u1 sin थीटा। सेम केस फॉर दिस स्फीयर। तो यहाँ पे भी बताओ। अब इसके फिर से 2 कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट्स आपके बनेंगे, भाई दिखेगा नहीं, तो इसके कंपोनेंट्स बनेगा फिर से एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे और एक दूसरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। तो फिर से अब मैं यहाँ पर एंगल ले रहा हूँ। अब यहाँ पर एंगल सेम होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ दूसरा एंगल ले लेते हैं। कौन सा एंगल लेते हैं? गैमा। गैमा ले लो। चलो, तो यहाँ पर जब आप गैमा लेंगे तो ये कंपोनेंट कौन सा? u2 cos गैमा और ये u2 sin गैमा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर से कोलिजन कौन से वेलोसिटी की वजह से हो रहा है? जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे है। ठीक है? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कॉस वाला कंपोनेंट है दोनों का। ठीक है? और ये दोनों का इनिशियल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है। और ये वाले कंपोनेंट भी चेंज होगा क्या? कोलिजन के बाद भी ये वाला कंपोनेंट सेम ही रहेगा। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर कोलिजन हो गया उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इधर वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट है? तो कितना रहेगा आफ्टर कोलिजन? यही रहेगा। इसको हम बोलूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ v1 और इसको क्या बोल देंगे? v2। अब लेकिन इसमें 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, x वाला भी और y वाला भी। या फिर इसको ऐसे बोलेंगे, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे और दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला ही है। तो इसमें फिर से हम वो रूल्स लगाएंगे जो कोलिजन में लगा रहे थे। कोलिजन में कौन सी क्वांटिटी थी जिसको हम बोलते थे कि दिस क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन? मोमेंटम। तो यहाँ पे जब हम मोमेंटम भी कंजर्व बताएंगे तो वो सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अराउंड बताएंगे। हम इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी जो निकालेंगे वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही निकालेंगे। मतलब वो ही वेलोसिटीज हम बताएंगे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे है। ठीक है? अब ये वेलोसिटीज तो सेम रहने वाले हैं, तो इनको नॉर्मली ये v1 v2 नाम दिया ही नहीं जाता है। इसको बोलते हैं, ऐसे लिख लो, v1 v2 नाम ही मत दो। ठीक है? तो मैं यहाँ नाम ही नहीं देता हूँ v1 v2। अब नाम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि नाम रखना अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटीज रहेंगी वो सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही बताएंगे हम कि इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर v1 आएंगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर v2 आएगी। तो अब देखो हमको इक्वेशंस बनाना है। कौन से? सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये दोनों इक्वेशन से ही आगे के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं और ये जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताया यही पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हुए हैं। तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। LOI का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सेकंड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट रिमेन्स सेम। जो मैंने अभी बताया, नाम नहीं दिया हमने उसको। ठीक है? फिर इन फार्मूला ऑफ E क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द वेलोसिटीज विल बी अलोंग, विल भी होना चाहिए, विल भी आ गया है, विल बी अलोंग क्या ये LOI? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है? अब ये देखो, ये तो स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे, पहले इसका हम इक्वेशन बना के लिख लेते हैं। तो इक्वेशन यही बना लेता हूं मैं, जगह है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। चलो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कहाँ का? कौन से लाइन का? लाइन ऑफ इम्पैक्ट का। तो पहला मास मान लो m1 है, दूसरा मास m2 है। यहाँ भी पहला मास m1 है, दूसरा मास m2 है। ठीक है, अब पहला मास इंटू पहली वेलोसिटी m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos gamma इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 क्योंकि हमने ये बोला है कि फाइनल वेलोसिटी सिर्फ कहाँ पे लेना है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे। तो यहाँ आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ऐसा हमको इक्वेशन यूज करना है कहाँ पे? प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये तो हो गया कौन सा पार्ट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे ई का। ई का फॉर्मूला किसको पता है? चलो वेरी गुड, क्या है फॉर्मूला? V2 minus V1 upon U1 minus U2। V2 minus V1 upon U1 minus U2। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ। तो फॉर्मूला है E का V2 minus V1 upon U1 minus U2। तो V2 minus V1 तो ऑलरेडी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो उसको मैं लिख लूंगा V2 minus V1 एज इट इज। अब U1 minus U2 देखो किधर है? U1 कौन सा है? U1 आपका है ये वाला पार्ट U1 cos थीटा। क्यों? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और U2 कौन सा है? U2 cos gamma। ये दोनों उठा के रख दो वहां पर। तो U1 के जगह U1 cos थीटा और U2 के जगह U2 cos gamma। तो ये फॉर्मूला है इसके लिए, ऑब्लिक कोलिजन के लिए E का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कुछ डाउट है? तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। फॉर्मूलास क्लियर हो गए। कौन कौन से फॉर्मूला यूज करना है ऑब्लिक कोलिजन के लिए? एक तो आपका ये वाला कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो कहाँ पे? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब अगर मैं डायग्राम चेंज कर दूं तो क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा? बिल्कुल होगा चेंज। तो ये देखो, ये भी एक केस डिस्कस करते हैं कि अगर ये दो स्फीयर ऐसे है, एक स्फीयर इधर है और दूसरा स्फीयर ऐसा है, ऐसे रख दिया मैंने। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनेगा? ऐसे। क्या अभी भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे ही बनेगा? नहीं, हमको दोनों को कट करना है। तो यहाँ पे कट हो रहे क्या हो? नहीं हो रहे, तो ऐसा कट करना पड़ेगा। तो ये है आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट का, और इसके हिसाब से कंपोनेंट बनेंगे। लेकिन नॉर्मली पहले जैसा हमने डायग्राम बनाया वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है इसमें। डायग्राम भी चेंज नहीं करते, उतनी भी जहमतें उठाते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो अब आया इसका एक क्वेश्चन। तो ये देखो, डायग्राम क्या वैसे ही दिया हुआ है? यस। तो अब इसको ट्राई करो, और इसमें देखो कुछ खास बातें दी गई है। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका मैक्सिमम टाइम्स इलास्टिक कोलिजन के लिए पूछता है। ऑब्लिक में बहुत कम 1% टाइम्स ऐसा आता है कि इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया है। नॉर्मली ये इलास्टिक में जाएगा। ठीक है, और एक स्पेशल कंडीशन जो थी वो क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं। वो स्पेशल कंडीशन क्या थी? जैसे हमने लिखा था कि अगर हेड ऑन कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या जीरो है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। और अगर मास से में तो क्या होता है? वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं। वैसे ही एक स्पेशल केस इसमें भी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। वो स्पेशल केस क्या है? अगर एक स्फीयर है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी दिया है, अंडरगोस एन ऑब्लिक एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1। Q इनिशियली एट रेस्ट, दूसरा स्फीयर रेस्ट पे है, तो क्या होगा? द एंगल थीटा बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन शैल बी 90। क्या मतलब है इसका? अगर एक पार्टिकल ऐसा है, दूसरा ऐसा है, अब ये रुका हुआ है और ये इसको जाके टकरा रहा है, और कैसा होगी? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये दोनों कैसे जाएंगे? ये दोनों की वेलोसिटीज ऐसे रहेंगी कि वो दोनों वेलोसिटीज का एक दूसरे से एंगल 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये जब टकराएगा तो ये ऐसे जाएंगे दोनों। तो ये एक ऐसे क्या है, एक ऐसे क्या, कितना एंगल? 90 डिग्री। तो ये इसमें स्पेशल केस है। जैसा वो इलास्टिक कोलिजन में था कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे, वैसा यहाँ पर ये केस है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ ऐसा है। अब ये एग्जांपल हेड ऑन कोलिजन का है कि ऑब्लिक कोलिजन का है? कैसे पता लगाएंगे कि ऑब्लिक कोलिजन है कि हेड ऑन कोलिजन है?
अगर एक ही एक्सिस में होगा तो हेड ऑन कोलिजन, अगर एक से ज्यादा एक्सिस में होगा तो ऑब्लिक कोलिजन। तो इसमें कहां से मालूम पड़ रहा है कि एक से ज्यादा एक्सिस है? सर वो आई यहाँ पे आई कैप जे कैप दोनों भी है। अब इसमें आपको सबसे सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो दिया क्या है, टू बॉडीज ऑफ सिमिलर मास, मतलब दोनों मास सेम है और उनकी वेलोसिटी दिया है, ये v1 v2 दिया है और ये क्या दिया है? आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ a, तो v1 है v2 है? v1 है। तो अपने पास दोनों मासेस सेम है, तो मैं दोनों मासेस को पहले लिख लेता हूँ, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। v1 कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप, सॉरी u1 है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो u1 है और u2 कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप और v1 कितना है? माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप और v2 हमको निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बताओ, पहला मास इनटू पहली वेलोसिटी प्लस दूसरा मास इनटू दूसरी वेलोसिटी, दोनों में mm क्यों लिखा मैंने? दोनों सेम मास है। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पहला मास इनटू पहली वेलोसिटी प्लस दूसरा मास इनटू, बस लाइन सब दो m तो रख दिया हमने, u1 रख दो। u1 कितना? i कैप प्लस 2j कैप m, हाँ वो M कैंसिल है। हाँ m कैंसिल भी कर सकते, चलो डायरेक्ट यही कैंसिल कर लेते हैं। m अगर मैंने यही कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बचेगा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है? तो वो भी लिख लेते हैं, चलो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 बार प्लस v2 बार। u1 बार कितना है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस u2 कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप। v1 कितना है? माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप और v2 तो निकालना ही है। i कैप प्लस 2i कैप, 3i कैप, तो यहाँ लिखूंगा मैं 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3j कैप प्लस 5j कैप और ये माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप इधर आए तो प्लस 3i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू v2 बार। आ गया आंसर। अब ये बताओ 3i कैप प्लस 3i कैप 6i कैप, तो लिखूंगा मैं 6i कैप प्लस 8j कैप, ये आ गया v2 बार। अब मेरे को बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 10 मीटर पर। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा आंसर? 10 मीटर पर सेकंड। देखो कैसे, इसका आंसर आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64, कितना हो रहा है? 100 मीटर पर सेकंड। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया और ये स्केलर फॉर्म में आ गया। तो आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, कौन सा? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और कुछ किए क्या? और कुछ नहीं। क्लियर है?